तो आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन कैसे होता है, इनका साथ स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम को सबसे यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है बाकी ऑर्गेनेली से। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बाकी ऑर्गेनेली से डिफरेंट होती है और ये तकरीबन हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन दोनों में अगर हम ऑर्गेनेलिस की बात करें, डिफरेंस जो है, तो प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं होती। इसीलिए हम डिफरेंशिएशन के तौर पर ये कह सकते हैं कि membrane bounded organelles are absent in prokaryote, while membrane bounded organelles just like nucleus, Golgi body, cytoplasmic reticulum are present in eukaryotes। ठीक है, जो कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होगी, जस्ट आपको यूकैरियोटिक एनिमल के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या की बात करते हैं, तो ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपके सामने सा प्याला सा बना दूं तो ये मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इसकी अगर 3 डायमेंशनली शेप बनाए तो इस तरह से नीचे की तरफ है। ठीक है, अच्छा, यानी कि अंदर जो है वो उसके अंदर ग्रूव है एक किस्म की। अच्छा, तो इसके अंदर काफी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर और कुछ भी नहीं होता, जस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर पार्टिकल आएगा उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और एंजाइम को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, जो एंजाइम मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर और उनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी पार्टिकल लाइसोसोम के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जब लाइसोसोम के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा कि वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कोई भी चीज आपकी सेल के अंदर दाखिल होती है। ठीक है, सेल मैंने आपको पहले कहा था कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा मतलब कि एक सिटी है जिसके अंदर काफी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि आप जब उस इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप अपने कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो आपकी तो चेकिंग होती है, कार्ड वगैरह अगर आपके हैं तो वो चेक किए जाते हैं, बाकी जो भी उनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो आप पूरी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो भी पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, ठीक है, एंटर होगा तो उसको जो है वो लाइसोसोम जो है वो उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, उसकी क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, ठीक है, हाइड्रोलेस इन एंजाइम्स को कहते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास सेल है, तो यहाँ से फर्ज करें बायस एक फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये फेगोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर जाएगा। और वो किस तरह से कि ये पोर्शन जो है थोड़ा हल्का सा बेंड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और फिर ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में ये क्या है, एक पूरा का पूरा वेजिकल बन के अंदर चला जाएगा ये पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल अभी इधर है, फिर ये इधर चला गया अंदर, और ये फिर इसके अंदर आ गया इस तरह से। तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ये प्रोसेस इस तरह से जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी जो है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर होती है। उसके फंक्शन क्या है, मिसाल के तौर पर कोई डेड सेल है तो उसको आपकी बॉडी जो है वो खत्म कर देगी। ठीक है, इसी तरह आपके सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है जिसको बाहर भी नहीं निकाल सकते और सेल के अंदर भी नहीं रख सकते, तब क्या है कि उसको जो है वो लाइसोसोम के जरिए खत्म किया जाता है ताकि फिर से रिसाइकल हो सके, उसकी रिसाइकलिंग वगैरह जो है फिर से की जा सके। ठीक है, तो एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल्स में उन सेल के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, जिनमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर हमें एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स की,
ठीक है। अगर हमने एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स की, ये आप इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है बिल्कुल, उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है। फेगोसाइट जिनको मैक्रोफेज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा मौजूद होंगे। तो इन सेल की खास बात क्या होती है कि ये काफी बड़े होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये काफी बड़े होते हैं और उनके अंदर जो है लाइसोसोम बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर आ गया, इसको इनगल्फ करेंगे और इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कौन करेगा? लाइसोसोम। जाहिर सी बात है, जो ही वो सेल के अंदर जाएगा, लाइसोसोम उसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके खत्म कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ठीक है, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल, ये आप इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, वो नॉर्मल सेल ही होते हैं। और वो क्या कहते हैं, देखिए एंटीजन एक रीजन होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस वगैरह काज करता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस वगैरह काज करता है, उसको एंटीजन कहते हैं। तो वो एंटीजन किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर जो है वो मौजूद होता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो जब ये सेल उसको खाते हैं और लाइसोसोम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं उसके पोर्शन की, और वो जो एंटीजन होता है, वो जो एक समाज सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, ठीक है, डीएनए का, जो भी कुछ भी है, तो उसको लाइसोसोम अलग कर लेते हैं, अलग करते हैं। और एक प्रोटीन होती है MHC2, ठीक है, MHC2, ये एक प्रोटीन होती है, उसकी मदद से उस एंटीजन को सेल के ऊपर जो है वो लगा दिया जाता है कि इस नाम का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा उसको खत्म कर देना है। तो वो एक्टिविटी भी जो है लाइसोसोम्स ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि फेगोसाइटिक सेल जो होंगे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स हो गए, जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। तो उनके अंदर लाइसोसोम जो है वो ज्यादा होंगे। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है कि ब्रेक डाउन करना है, डाइजेस्ट करना है जो मटेरियल सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब जो एंजाइम्स मौजूद हैं लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, जो एंजाइम्स मौजूद हैं लाइसोसोम्स के अंदर, वो कौन से हैं जी? वो आते कहाँ से है बेसिकली? पहले तो ये है कि आपके डीएनए के सीक्वेंस में से डीएनए जो है उसके अंदर एंजाइम का सीक्वेंस मौजूद होता है, ठीक है। हम बात करते हैं एंजाइम्स की, हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी सारी डीएनए की कोडिंग की वजह से ही आती हैं, ठीक है, डीएनए की कोडिंग की वजह से ही आती हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखें, जब इंसानी जाइगोट बन रहा होता है तो उसमें जस्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जैसे मदर के जो है माइटोकॉन्ड्रिया या जैसे सेंट्रियोल वगैरह कहते हैं वो ही मौजूद होते हैं। बाकी ये कोई भी गोल्जी बॉडी वगैरह नहीं होती, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही लाइसोसोम्स होते हैं, यानी कि इस किस्म की कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, जस्ट न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस की रीडिंग होती है, रीडिंग होने के बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो डीएनए कोड कर रहा होता है। तो एंजाइम्स को भी डीएनए कोड करेगा। तो डीएनए कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ही मौजूद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आरईआर। तो आरईआर जो है इसको मजीद पैकेजिंग वगैरह करेगा, ठीक है, इसकी मजीद पैकेजिंग वगैरह करेगा और उसको भेजेगा गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। उस पैकेज को कहाँ भेजेगा? गोल्जी बॉडीज में। वहां उस एंजाइम की मजीद मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। मजीद मॉडिफिकेशन से मुराद क्या होता है कि कुछ फर्ज करें, कुछ क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, तो उसके अंदर जैसी बात है कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो कि फंक्शनल लेस हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, ऐसा होता है अक्सर, ठीक है, कि वो जो सीक्वेंस मतलब के कुछ 2-3 सीक्वेंस ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनको हटा दें, थोड़ी सी बैंडिंग वगैरह प्रोटीन की कर दी, थोड़ा उनको शेप दे दिया, वो सारा का सारा प्रोसेस गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। और गोल्जी बॉडी में से एक बर्ड निकल आएगा, वैक्यूल सा, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है,
ठीक है। ऑटोफेगी में क्या होता है कि कभी-कभी सेल का अपना कोई पोर्शन जब बढ़ जाता है या सेल जो है वो यानी कि सेल के अंदरूनी पार्ट जो है वो डैमेज वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, तो ये लाइसोसोम उनको भी खा लेते हैं ताकि फिर से उनको रिसाइकिल किया जाए, उनको रिन्यू किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह से हो कि अगर मैं आपको एवोल्यूशन के हिसाब से एडेप्टेशन सर्वाइवल ट्रिक बताऊं सैलेमेंडर की, ठीक है, या फिर ये जो लेजर्ड होती है, आपने देखा होगा कि उसकी दुम अगर कोई काट दे तो वो फिर भी जिंदा रहती है और कुछ टाइम बाद उसकी दुम दोबारा से आ जाती है, ठीक है। तो ये एक सर्वाइवल ट्रिक होती है, यानी कि अगर उसको कोई प्रीडेटर आ गया उसको खाने वाला, तो वो क्या करेगी कि अगर उसने उसकी दुम को पकड़ लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी कि अपनी दुम तोड़वा के वहां से भाग जाएंगी, यानी कि जिंदा तो बच जाएंगी ना, ठीक है, जिंदा तो वो दुम दोबारा आ जाती है वापस उनकी, ठीक है। इसी तरह ये क्या करेंगे ऑटोफेगी के अंदर, जो सेल का वो पोर्शन जो अब नुकसानदेह हो गया है या उसके अंदर म्यूटेशन वगैरह हो गई है ऐसे पार्ट के अंदर, ठीक है, तो उस पार्ट को क्या करेंगे ये फिर से खुद ही खा लेंगे, ठीक है, अपने सेल के ही पार्ट को खा लेंगे और उसको रिसाइकल कर देंगे, रिन्यू कर देंगे। इसको कहते हैं ऑटोफेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऑटोफेगी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मेल फंक्शन की बात करते हैं, म्यूटेशन वगैरह की बात कर लेते हैं कि अगर लाइसोसोम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम के सामने आ सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, ठीक है। ये एक किस्म की डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है कि ग्लाइकोजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? कि ग्लाइकोजन को की डिकम्पोजिशन वगैरह जो है एक्सेस ग्लाइकोजन की वो होती है लाइसोसोम्स की वजह से, और लाइसोसोम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर होते। हो सकता है लाइसोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह हो चुकी हो, ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है, जिसमें आपके लिवर और मसल सेल जो हैं उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ग्लाइकोजन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोजन है वो लिवर और मसल सेल्स की जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो खासतौर पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा। जब एक चीज अपनी लिमिट से बढ़ जाती है तो वो हमेशा पॉइजनस हो जाती है, ठीक है, तो वो उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, लिवर और मसल सेल्स। आपको पता है दोनों कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं, लिवर और मसल्स, ठीक है। तो एक तो टाइप है ग्लाइकोजन टाइप 2, दूसरी है टेसाज डिजीज, ठीक है। टेसाज डिजीज के अंदर क्या होता है कि लिपिड्स की अकोमुलेशन है, कि आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, आपके जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खराब हो सकता है, और उसकी वजह से अगर इलाज सही ना किया जाए तो डेथ जो है वो भी हो सकती है, ठीक है। दो दो मेलफेक्शन है, यानी कि मेलफेक्शन से मुराद ये है कि सही तरीके से अगर लाइसोसोम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहला चांस है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 हो जाए, जिसके अंदर लिवर और मसल सेल की ऑर्गेनेलीज के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और जब वो स्टोर होगा, हालांकि वो स्टोरेज कंपाउंड नहीं है लिवर और मसल सेल्स की ऑर्गेनेलीज के अंदर, ठीक है, तो वो उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दूसरी डिजीज है टेसाज डिजीज, जिसमें लिपिड्स जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, और बदले में क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और अगर मतलब कि कंडीशन ऐसी चलती रहे तो डेथ तक हो सकती है, मौत तक हो सकती है। तो गॉल्जी बॉडीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले 1898 के अंदर कैमिलो गॉल्जी नामी बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, कैमिलो गॉल्जी, और उसकी वजह से इसका नाम जो है गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी ऑपरेटस या गॉल्जी कम्प्लेक्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो तीन नाम है इसके, गॉल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, गॉल्जी बॉडीज भी कहते हैं, और गॉल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन के जो है वो थैले से बने हुए हैं इस तरह से, यानी कि अगर आप देखें तो सेल के अंदर इस तरह से मेम्ब्रेन के थैले से बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन के थैले से बने होंगे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे पीछे ही मौजूद होंगे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आगे पीछे मौजूद होंगे, यानी कि क्या है, स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो स्टेक्स हैं, ये जो इस तरह से मिलेगा कपड़े को फोल्ड करके रखना है इस तरह से, तो इस फोल्ड को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। जिस तरह आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप पढ़ रहे थे, इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और ये सिस्टर्नी जो है, और साथ में एसोसिएटेड वेसिकल्स की बात करते हैं।
एसोसिएटेड वेसिकल्स कौन से हैं, इसके साथ जो है यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद होते हैं। और ये वेसिकल कहाँ से आते हैं, ये इनका रोल क्या होता है, ये हम अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में ये वेसिकल मौजूद होते हैं, तो इन वेसिकल्स को और ये जो स्टेक हैं दोनों को कंबाइन करके हम इन्हें क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जो गोल्जी बॉडी है इसके दो फेस होते हैं, ठीक है, इसके दो फेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये बताया है जगह, ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम कहते हैं, ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम कहते हैं। और ये यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus है। डिक्टायोसोम जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus, ठीक है, ये गोल्जी apparatus का यूनिट होता है और ये सेल के अंदर काफी ज्यादा जो है मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके दो फेस हैं, एक है प्रोक्सिमल या सिस फेस और दूसरा है डिस्टल और ट्रांस फेस, ठीक है, दो फेस हैं, एक है, अगर फर्स्ट करें ये है सिस फेस, सिस, और दूसरा है ट्रांस, दो फेस आ गए। एक जहां से जो है वो वेसिकल बनेंगे और दूसरा जिसमें से वेसिकल आउट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो सिस फेस है वो टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो सिस फेस है वो टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ होगा सिस फेस, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ क्या मौजूद होता है, हमेशा से आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ के बाद जो है आपको क्या मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, ठीक है, और ये जो है गोल्जी बॉडीज यहाँ पर मौजूद होंगी। तो यहाँ से जो मटेरियल सेक्रीट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, ठीक है, वहां से क्या है कि वेसिकल बन के आएगा। अब वो वेसिकल पहुंचेगा यहाँ के ऊपर, जो आपको यहाँ पे वेसिकल नजर आ रहे हैं सिस फेस के ऊपर, वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आ रहे हैं, ठीक है। तो सिस फेस की तरफ जो है इसे फार्मिंग सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वेसिकल जो है वो आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे, जो कि गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, जिस तरह एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि एक बाहर से पार्टिकल जो है आपकी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो सिस फेस में जो वेसिकल्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। अब हम बात करते हैं डिस्टल और ट्रांस फेस की। तो जैसा कि मैंने कहा है कि गोल्जी apparatus के अंदर पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स अभी नए नए सिंथेसाइज होके आ रहे हैं, ठीक है, वो गोल्जी बॉडीज के अंदर जाएंगे, वहां पे उनकी मॉडिफिकेशन होगी, वहां पे उनके अंदर जो है वो पैकेजिंग वगैरह सारा प्रोसेस गोल्जी apparatus के अंदर होगा। देन वो ट्रांस फेस जो है, जो अपोजिट है सिस के, वहां से वेसिकल बाहर निकल जाएंगे, यानी कि जो वेसिकल इधर आया था वो उधर से मूव करता गया और साथ में उसकी मॉडिफिकेशन होती गई, और ट्रांस फेस से जब निकलेगा तो उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब जो सिस फेस से चीजें निकल चुकी हैं वो अपने अपने टारगेट साइड के ऊपर जो है वो पहुंचा दी जाती है, ठीक है। सॉरी, ट्रांसफेयर में जो चीजें निकली हैं वो टारगेट साइट के ऊपर पहुंचा दी जाती हैं जहां पर उनकी जरूरत है, वरना अगर किसी और सेल को जरूरत है तो वहां पे भी पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। जो सेल की सिक्रीशन वगैरह होती हैं वो यही, और पैकेजिंग का प्रोसेस ऐसे ही होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो गोल्जी apparatus का क्या काम है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, जो सेल सिक्रीशन करता है, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह जो कुछ भी आ गया, उनकी स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, यानी कि ये कहाँ पे होगी, गोल्जी apparatus के अंदर होगी। अब आप कहेंगे कि स्टोरेज कैसे होगी। अब देखें, एक चीज जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से निकली है तो ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और एक तो स्टोरेज का टाइम भी होगा, दूसरा ये कि जब तक रिलीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक वो कंपाउंड स्टोरेज यानी कि गोल्जी apparatus के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो कंपाउंड इसी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस भी करता है गोल्जी apparatus, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच कर दी जाते हैं या फिर लिपिड्स के साथ अटैच कर दी जाते हैं, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं। अगर आपने ये नाम सुना होगा जी, कहाँ पे, सेल
मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने ये नाम सुने होंगे गोल्जी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ये नाम आपने वहां पे सुने होंगे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो ये एज ए सेल मार्कर के तौर पर काम करते हैं। ये हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी करते हैं और सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन भी करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी सिंथेसिस भी करते हैं। वो किस तरह से, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, यहाँ से आप देखें सेल नए वेजिकल बन रहे हैं। अब जो नया वेजिकल निकलेगा ये मेम्ब्रेन है सेल की। अब वेजिकल आ गया, वो उसको सेल से बाहर जाना, मटेरियल को सेल से बाहर जाना है, तो वो आके फ्यूज होगा इस तरह से, ठीक है। पोलर प्रोसेस होगा, एक्सोसाइटोसिस जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो आ गया। अब ये जो मेम्ब्रेन है इस वेजिकल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी और एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में जो है वो गोल्जी बॉडीज का एक अहम रोल होता है, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं परऑक्सीसोम्स की। परऑक्सीसोम की बात करते हैं। सब सेलुलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। सब सेलुलर मतलब कि सेल से भी, लेकिन सेलुलर मीन यानी कि सेल के लेवल के ऊपर, और सब सेलुलर मतलब उससे भी कम आ गया, ठीक है। छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनको और डायमीटर जो है वो 0.5 नैनोमीटर माइक्रोमीटर होता है। इतना कम डायमीटर होता है, ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर। और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि इसके आसपास मेम्ब्रेन आ गई है। और जो ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोनों में मौजूद होगी परऑक्सीसोम। इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ प्लांट में होगी। ये वाली जो है परऑक्सीसोम, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होगी, ठीक है। और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। सब सेलुलर बॉडीज के मुराद ये कि छोटे लेवल की बॉडीज होती हैं, और ये तकरीबन लाइसोसोम्स की तरह होगी, लेकिन मोर डेंस होता है इनका, इनके अंदर जो मटेरियल जो है वो मोर डेंस होता है। मतलब काफी ज्यादा जो है वो एंजाइम्स और स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके लिवर और किडनी सेल्स के अंदर ये मौजूद होंगे, ठीक है। आपके लिवर और किडनी सेल के अंदर मौजूद होगी। देखिए लिवर और किडनी के अंदर कॉमन होते हैं, सिमिलर टू लाइसोसोम होते हैं, मोर डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादा एंजाइम और स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं वाटर ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर। ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सेल जो है इसको कोरोसिव इफेक्ट से बचाते हैं, ठीक है। कोरोसिव इफेक्ट से बचाते हैं यानी कि उसके अंदर जो कोरोजन वगैरह होती है, यानी कि उसको डिस्टोर्जन जो होती है सेल के अंदर, उसको परऑक्सीसोम जो है, यानी कि ये आप समझिए ड्राइनेस जो होती है सेल के अंदर, वाटर की कमी वगैरह जो है उससे बचाते हैं, ठीक है। और ये अमूमन फोटो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन आपने नाम सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिंथेसिस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिंथेसिस होती है वो किसकी सॉरी रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगा कि जो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर, जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, रिस्पायरेशन के बदले में आती है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो पौधों के अंदर होता है, ठीक है, और उनकी एक अडेप्टेशन है, ठीक है। उनकी एक अडेप्टेशन है फोटो रेस्पिरेशन। ये आप 2-3 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, आपके इसी फर्स्ट ईयर के अंदर ही है, ठीक है, कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। वहां पे आप ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन भी जो है वो परऑक्सीसोम के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो सकती है, परऑक्सीसोम के अंदर हो सकती है, छोटी सी ऑर्गेनेली होती है। नेक्स्ट हम लास्ट ऑर्गेनेली है आज की, ग्लाइसोसोम्स, ठीक है। अच्छा, ग्लाइसोसोम की बात कर रहे थे, हम ग्लाइसोसोम को स्टडी करते हैं, और इसके अंदर क्या है कि ये भी एक छोटी सी ऑर्गेनेली है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है, जस्ट प्लांट्स के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर मौजूद होगी, और आपको ये भी पता है कि प्लांट के अंदर काफी ज्यादा मटेरियल जो है वो
सख्त भी होते हैं। तो ग्लाइसोसोम की बात कर रहे थे, सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, और जस्ट लाइक प्रोक्सिसोम इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं, और जैसा कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज, इनकी दो एग्जांपल दी गई हैं। ये दो एंजाइम इनके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। और प्लांट सीडलिंग जो होती हैं, ठीक है, प्लांट सीडलिंग 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी और शायद आपका लेक्चर भी खत्म हो जाए, ठीक है। अगर लेक्चर खत्म हो गया तो मैं फिर से नया लेके नहीं बजूंगा, अगर टाइम में रहता हुआ तो फिर से नया लेके आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये पहले ही खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। तो प्लांट सीडलिंग जो होती है, छोटे छोटे जो उसके बीज होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लाइसोसोम मौजूद होती हैं, ठीक है। क्यों मौजूद होती है? उसके अंदर जो फैटी एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि पेरोक्सिसोम के अंदर भी काफी ज्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। और उनकी एग्जांपल जो है यहाँ पे कौन कौन सी है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, जहाँ पे सफिक्स आ जाएगी एज, ठीक है। जहाँ पे लफ्ज आ जाएगा एज, इसका मतलब है कि वो क्या है? वो है एंजाइम, ठीक है। जहाँ पे लफ्ज के आखिर में आ जाएगा एज, इसका मतलब है कि वो एंजाइम है। यहाँ पे देखिए केटल एज, फिर से एज आ गया आखिर में, इसका मतलब ये क्या है? ये है एंजाइम। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि ग्लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करेगा, और केटलेज जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये हमने पढ़ रहे थे कि वो प्लांट सीडलिंग के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कितनी नेसेसरी है। ये आप एनर्जेटिक्स और बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, आपको 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। और उसके साथ आपको जो है एटीपी की मदद से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के बदले में क्या होती है? ग्रोथ होती है, जो कि किसको चाहिए? प्लांट सीडलिंग को चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किस में ज्यादा मौजूद होंगे और किस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसे सीड जिसमें लिपिड ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें लिपिड्स ज्यादा होंगे, क्योंकि लिपिड्स, फैटी एसिड जो है वो लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड जो है वो लिपिड्स बनाते हैं, तो जिन सीड के अंदर लिपिड्स ज्यादा होंगे, मतलब उसमें क्या होगा कि ग्लाइसोसोम जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। और ये जो सीड है उसके अंदर साइड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स जो है वो मौजूद होगी, ये जो है ग्लाइसोसोम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जिन में लिपिड बिल्कुल नहीं होते, यानी कि थोड़े होते हैं, उसमें क्या है, उस सीड के अंदर ग्लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो उसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है।